आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का कि आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है। आज हम पुनः आपके बीच में प्रस्तुत हैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक नया विषय लेकर। ये विषय नया नहीं है, ये सामान्य विषय है, लेकिन हर बार जब हम चर्चा करते हैं तो कोई नई चीज हमें सीखने को मिलती है, कोई नई बात हमारे सामने आती है। हम आज कुंडली के समस्त 12 भावों के बारे में जान चुके हैं अपने पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से। आज हम इन भावों को ही लेकर सामान्य चर्चा आपके बीच में करेंगे। जन्म कुंडली को देखना और समझना हर व्यक्ति चाहता है। अपने भविष्य की दिशा और दशा के बारे में जानकारी हर व्यक्ति चाहता है और यही सब बातें हमें इस प्रकार से रोमांचित करती हैं। और कई बार कुंडली में हम ये देखते हैं कि ये समय क्या है और किस प्रकार से बदलाव लेगा, ये हमारे ग्रहों पर आधारित है। जन्म के समय में जो ग्रह व्यवस्थित आपकी कुंडली में होते हैं उनके क्या संबंध और किस प्रकार से उन्हें कुंडली में देखा जाएगा, उन्हें कुंडली में समझा जाएगा, इसका प्रयत्न ज्योतिष प्रेमियों को रहता है। अनेक शास्त्रों में, अनेक पुस्तकों में, ग्रंथों में यहाँ पर कई वीडियोस और कार्यक्रम हम देखते हैं। उनमें विभिन्न चर्चाओं के दौरान हम अपनी कुंडली से जब उसका तालमेल करते हैं तो ये स्थिति कई चमत्कारिक बातें सामने लेकर आती है। इसी प्रकार से आज हमने जो विषय रखा है वो कुंडली के त्रिकोण भाव, पंचम भाव व नवम भाव के बारे में हम आज विशिष्ट चर्चा करेंगे। ये भाव लग्न, पंचम और नवम, ये त्रिकोण भाव, और 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव, ये समस्त 12 भावों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुंडली का प्रथम भाव यानी कि लग्न का भाव, पंचम भाव एवं नवम भाव। लग्न का भाव हमारी स्वयं की ऊर्जा, हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, जिसे कहते हैं हमारा ओजस्व, हमारी शक्ति कह लीजिए। पंचम भाव यानी कि विद्या, शिक्षा, ज्ञान, मान सम्मान व संतान का भाव। नवम भाव यानी कि धर्म, पिता, आध्यात्मिक ऊर्जा, भाग्य। ये मूल रूप से जो 3 भाव हैं, इन 3 भावों को मुख्यतः पंचम व नवम भाव त्रिकोण कहलाते हैं। और लग्न, चतुर्थ, सप्तम व दशम भाव ये केंद्र के भाव हो जाते हैं। इनमें प्रथम भाव सामान्य भाव है जो कि त्रिकोण में भी गिना जाएगा, जो कि केंद्र में भी गिना जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों केंद्र व त्रिकोण, इन भावों को लेकर कुंडली में अनेक राजयोग बनते हैं। उन राजयोगों को अगर हम हमारी कुंडली में देख पाए तो ये विशेष होगा। और ये राजयोग विशेष होते हैं, जीवन पर्यंत इनका प्रभाव रहता है। आपके जीवन में इन राजयोगों का विशिष्ट योगदान रहता है ताकि आपके जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो और इन योगों के बल पर आप जीवन में कई ऊंचाइयों को छुएं और एक सफलतम जीवन जिएं। केंद्र व त्रिकोण, केंद्र के जो भाव हैं उन्हें विष्णु स्वरूप भी कहा गया है। त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। इनका आपस में संबंध भी अनेक राजयोग प्रदान करता है। आप अपनी कुंडली में ये अवश्य देखें और समझने का प्रयत्न करें कि किस प्रकार से ये संबंध आपको उन्नति, जीवन में शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। अगर लग्न का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, लग्न का स्वामी अगर नवम भाव में बैठ जाए तो कितना शुभ प्रभाव आपके जीवन पर डालने वाला है। पंचम भाव का स्वामी
अगर दशम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति दिलाने वाला है। केंद्र के ही स्वामी आपस में परस्पर स्थान परिवर्तन कर ले तो कितना अनोखा योग बनता है। नवम भाव का स्वामी दशम भाव में चला जाए तो कितना विचारणीय योग बन जाएगा। अलग अलग योगों की चर्चा करने का समय कार्यक्रम में नहीं होता, लेकिन मैं एक खुली बात करता हूं कि त्रिकोण और केंद्र के आपस के संबंध राजयोग प्रदान करते हैं और ये जीवन में आपको सफलता, उन्नति और शिखर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब यहां हमें ये देखना है सर्वप्रथम कि जब हम राजयोगों की चर्चा करेंगे तो आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग लगते हैं। उससे पूर्व हमें ये भी देखना होगा कि आपके लग्न की क्या स्थिति है। लग्न मजबूत है, बलवान है, उसके स्वामी बलवान है, वो त्रिकोण में बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं, तो ये प्रथम दृष्टया हमें देखना है और यहां से राजयोग का अध्ययन सार्थक बन जाता है। क्योंकि लग्न बलवान होगा तो व्यक्ति में ऊर्जा, काम करने की इच्छा, लक्ष्य को हासिल करने की इच्छा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, ऐसा बल रहेगा और उस दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ेगा। फिर बात आएगी ज्ञान की, वो बुद्धि और विवेक का, ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। और फिर बात आएगी भाग्य की, धर्म की, निष्ठा की, साधना की। तो ये जो पूरी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम हमारी कुंडली में देखें कि हमारे ग्रह कहाँ विराजमान हैं और किन से युति करते हैं और किन से दृष्टि का संबंध रखते हैं, परस्पर स्थान परिवर्तन रखते हैं। अगर शुभ भाव के अंदर ये सब घटित हो रहा है तो राजयोग उच्च कोटि का बनेगा। ग्रहों के बलों को हमें देखना है कि वो पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं, पापी तो नहीं, अंश बल से कमजोर तो नहीं, उन पे पाप कर्तरी या किसी भी प्रकार का बुरा योग तो नहीं लगता। ये हमें अवश्य देखना होगा। कुंडली के अंदर लग्न के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी अगर केंद्र से संबंध बना लेते हैं या स्वग्रही होते हैं, उच्च के होते हैं, शुभ ग्रहों से युक्त होते हैं या दृष्ट होते हैं, तो राजयोग अच्छी श्रेणी का गिना जाएगा और उसके फल जीवन में कई सफलताएं प्रदान करेंगे, उच्च पद पर आपको आसीन कर देंगे। अगर त्रिकोण के स्वामी अगर त्रिक भाव में चले जाते हैं तो उतना शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, अपितु आपको समस्याएं और जीवन में कष्ट प्रदान होंगे। उदाहरणतः मैं बात करता हूं, अगर भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में दशम भाव में अगर बैठता है तो ये अपने आप में राजयोग है। बलवान होकर बैठता है तो कहने ही क्या। और ऐसा राजयोग लगने के बाद में अगर दशम भाव का स्वामी भी अगर नवम भाव में बैठता है या दशम भाव का स्वामी कहीं से भी नवम भाव को दृष्ट करता है तो बात ही क्या हो जाएगी, ये राजयोग उच्च कोटि का राजयोग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम इस विषय पर सामान्य चर्चा कर रहे हैं। लग्न का अगर संबंध दशम भाव से होता है या दशमेश के साथ में कुंडली में कहीं पर भी युति बनती है, बशर्ते कि वो शुभ भाव हो, अशुभ भाव में भी बनेगा तो उसका फल कम होगा, लेकिन समस्याएं अधिक रहेंगी, लेकिन योग तो बनेगा और आपके जीवन में हलचल तो मचाएगा। लेकिन अगर शुभ भाव में लग्नेश व दशमेश का संबंध बनता है, दोनों भावों के स्वामी एकत्रित होकर एक साथ बैठते हैं, अच्छी दशा में बैठते हैं, यानी कि अच्छे योगों के साथ बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करेगा, बड़ी जिम्मेदारी का वहन करेगा, लोगों को प्रभावित करेगा और एक अच्छी श्रेणी का राजयोग उसकी कुंडली में बन जाएगा। किसी भी प्रकार का लग्न हो और किसी भी प्रकार के ग्रह हो, ये त्रिकोण और केंद्र का जो संबंध है ये अद्वितीय है। कुंडली में विशेष राजयोग परक है। आप अपनी कुंडली में इसे आजमा के देखें, आपको महसूस होगा कि इन ग्रहों ने किस प्रकार का फल दिया है।
विंशोत्तरी महादशाएं अगर उन राजयोग कारक ग्रहों की चलती है तो उनमें से जो ग्रह बलशाली होगा तो विशेष प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर आपको राजयोग का प्रभाव उस समय मिलेगा। दशम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठता है और चतुर्थ भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठता है तो ये केंद्र में ही परस्पर स्थान परिवर्तन हो गया। चौथे भाव का स्वामी दशम भाव में बैठता है, दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है तो आपके कर्म से सुख और सुख से कर्म, ऐसा राजयोग आपको कितनी उन्नति देगा ये समझने का विषय है। मूल बातों से आप परिचित हैं। अगर ग्रह अस्त है, वक्री है, कम अंश पे है, क्षीण है, शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ है, संगत में है, पाप कर्त्री या इस प्रकार के अशुभ योग से ग्रस्त है, यहां पर व्याख्या अलग प्रकार से होगी। लेकिन सामान्य तौर पर अगर ग्रह शुभ अवस्था में है तो राजयोग निश्चित तौर पर फलीभूत होगा और जीवन में उससे संबंधित योग उन्नति सफलता आपको अवश्य देगा। किसी भी लग्न की हम बात करें, लग्नेश का और पंचमेश का अगर संबंध बनता है, चाहे ग्रह कोई भी हो और उस पर बृहस्पति देव की दृष्टि होती है तो सोने पे सुहागा, शुक्र देव की दृष्टि होती है, अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं, अनेक राजयोग बनते हैं। आज हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ की और वहां की। ज्योतिष एक हमारा मूल उद्देश्य है, तो त्रिकोण और केंद्र के परस्पर संबंध से हमारी कुंडली में महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर इन शुभ भावों के स्वामी एक दूसरे के घरों में स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसे पंचमेश नवम में आ गया, नवमेश पंचम में आ गया, पंचमेश लग्न में चला गया, लग्नेश पंचम में आ गया, नवमेश लग्न में चला गया, लग्नेश नवम भाव में आ गया, केंद्र स्थानों में भी परस्पर स्थान परिवर्तन होता है, तो ऐसा भी योग राजयोग प्रदान करता है। इन्हीं भावों को हम आज अपनी कुंडली में देख लेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि किस प्रकार के राजयोग हमारे जीवन में घटित हो रहे हैं। ये सामान्य चर्चा आज हमने की। आप अपनी कुंडली में इन सूत्रों को लागू करके देखें। शुभ भावों का परस्पर संबंध कुंडली में बलवान स्थिति, मजबूत राजयोग निर्मित करते हैं और जीवन में इन ग्रहों की दशाओं में, महादशाओं में विशेष सफलताएं जातक प्राप्त करता है और उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, आज इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर प्रस्तुत होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।